नमस्कार। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में यानी कि क्लास ऑन पॉडकास्ट में आज का विषय है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भूगोल और भारतीय इतिहास के परस्पर संबंधों का अध्ययन। आज हम जिन विषयों की चर्चा करेंगे उनमें भौगोलिक नियतिवाद एक महत्वपूर्ण विषय होगा। किस प्रकार भौगोलिक नियतिवाद इतिहास को समझने का एक माध्यम नहीं हो सकता है, भौगोलिक नियतिवाद क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे इतिहास और भूगोल के परस्पर संबंधों की, क्षेत्र और क्षेत्रवाद की, और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भूगोल ने किस प्रकार संचार मार्गों को निर्धारित किया है। भूगोल के प्रभावों का अध्ययन करते हुए हम लोग कुछ भारतीय इतिहास से दृष्टांत भी पेश करेंगे और सबसे अंत में हम लोग भूगोल की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं से संबंधित कुछ बिंदुओं को लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास में भूगोल का क्या महत्व है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे फ्रेम के बिना फोटो अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से भूगोल के बिना इतिहास भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतिहास किसी न किसी स्थान का इतिहास होता है। तो सिर्फ इतिहास समय की कहानी नहीं होती है, इतिहास स्थान की भी कहानी होती है। काल और देश दोनों मिलकर इतिहास बनते हैं। इसीलिए स्थान का जो महत्व है वो भूगोल के बगैर नहीं समझा जा सकता। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो आज हमारा देश एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, इसमें एक एकता और विविधता का जबरदस्त संगम है। भारत एक राष्ट्र के रूप में तभी तक सुरक्षित है जब तक कि एकता और विविधता दोनों का बढ़िया समायोजन होता रहे। और इस विविधता के स्रोतों को समझने के लिए, विविधता और एकता के परस्पर संबंधों को समझने के लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रों के महत्व को भी समझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, भौतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच में भी एक संबंध होता है। जो अलग अलग राज्य हैं, उन राज्यों के अंदर भी कई प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्र होते हैं और कई बार पूरा राज्य एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। तो भौतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच में जो आपसी एक संवाद और संघर्ष दिखाई देता है, उसकी जड़ें भी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के अंदर देखी जा सकती हैं। भूगोल और इतिहास के बीच जो परस्पर संवाद है उसके अंदर देखा जा सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास और भूगोल में एक निकट का संबंध है और एक संवाद है उनमें। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि प्रकृति एक प्रकार से विकास का मार्ग तय करती है। प्रकृति ही यह तय करती है कि विकास किस रास्ते से होगा, लेकिन मनुष्य उसकी गति और उसके चरणों को तय करता है। मनुष्य विकास के सीमाओं के अंदर रहते हुए उसकी गति को निर्धारित करता है। कई विद्वान ये मानते हैं कि भूगोल को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इतिहास के अध्ययन करते समय यदि आप कहेंगे कि इस जगह ज्यादा ठंड पड़ती है इसलिए यहां के लोग बहुत बहादुर होते हैं, और जहां गर्मी पड़ती है वहां के लोग कमजोर होते हैं, इस किस्म के कुछ संदेहास्पद अवधारणाओं को काफी लंबे समय तक प्रचारित किया जाता रहा। खासतौर से कॉलोनियल हिस्टोरियंस, उपनिवेशवादी इतिहासकार भारत के पिछड़ेपन के राज को इसके भूगोल के अंदर देखते रहे हैं। यह गलत है। और इतना ही नहीं,
यह भी कहना गलत है कि भूगोल ही सभी ऐतिहासिक विकासों को तय करता है। निश्चित रूप से भौगोलिक नियतिवाद एक हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट है उसमें सही अवधारणा नहीं मानी जा सकती और इसीलिए हम लोग जियोग्राफिकल डिटर्मिनिज्म यानी भौगोलिक नियतिवाद को एक संदेहास्पद अवधारणा मानते हैं। मनुष्य और प्रकृति के बीच अनेकानेक विचारों और भावनाओं का हस्तक्षेप होता है। फिर भी यह तो माना जा सकता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण और परिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता है। भौगोलिक नियतिवाद एक ऐसा विचार है जो अतिवादी माना जाता है और उसे मानना मुश्किल है। वो ये कहता है कि भूगोल ही मानव इतिहास को निर्देशित करता है। भौगोलिक नियतिवाद का जो मूल तत्व हो यह है कि मनुष्य विकास के जिस चरण में पहुंचा है वह मूलतः वहां के भूगोल पर आधारित होता है। पहाड़ के लोग ऐसे होते हैं, समुद्र किनारे के लोग ऐसे होते हैं और उनकी संस्कृति और उनकी बुद्धि और उनकी उपलब्धियों को सिर्फ भूगोल से निर्धारित करने का अतिवादी विचार भौगोलिक नियतिवाद की प्रमुख खूबी है। प्राचीन ग्रीस में, रोम में और चीन में भी ऐसे विचार मौजूद रहे थे, लेकिन उपनिवेशवादी मनोवृत्ति ने इसे प्रोत्साहित किया। जब अंग्रेज इस देश में आए तो इस देश पर अपने नियंत्रण को रखने के लिए, भारत के ऊपर अपना नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने भारतीय मनोवृत्तियों, विकास क्रमों, कानूनों, तमाम सांस्कृतिक उपलब्धियों के पीछे भौगोलिक कारकों की भूमिका को देखना चाहा। यह बात अब करीब करीब अस्वीकृत हो चुकी है। हां, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि हमारे आसपास की नदियां, पहाड़, मैदान, समुद्र यानी हमारी भौगोलिक विशेषताएं हमारे जीवन शैली को, हमारे चिंतन प्रणाली को जरूर प्रभावित करती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग किस्म का जो विकास हुआ है उसका एक कारण भी हमारी भौगोलिक विशिष्टताओं में निहित हो सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या किसी देश अथवा क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता उसके ऐतिहासिक विकास क्रम को प्रभावित करती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसका प्रभाव सर्वोपरि नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य अपने भौगोलिक सीमाओं को ओवरकम भी करता है, उन पर विजय भी पाता है। जैसे हमने देखा है कि एक ही क्षेत्र के अंदर विभिन्न संस्कृतियां अलग अलग तरह की उपलब्धियों को हासिल करती हैं, पर फिर भी कुछ सवाल उठते हैं। एक सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय शासक कभी उपमहाद्वीप के बाहर विजय अभियान को नहीं ले गए, उसको महत्व नहीं दिया? क्या एक भौगोलिक फैक्टर था? क्या यह भौगोलिक कारणों से था? हो सकता है, इसकी हम और आगे चर्चा करेंगे। इंडोसेंट्रिसिज्म यानी हिंद केंद्रीयता, भारत केंद्रित मनोवृत्ति जो भारतीय शासकों के अंदर रही शताब्दियों तक, इस विचारधारा का कोई भौगोलिक आधार है या नहीं, यह चर्चा का विषय हो सकता है। इसी तरह बर्मा या जिसको आजकल म्यांमार कहते हैं एवं अफगानिस्तान भारतीय राजनीतिक संरचना के प्रत्यक्ष अंग सतत नहीं बन सके। भारत की सीमाएं, भारत के ज्यादातर राज्यों की सीमाएं, साम्राज्यों की सीमाएं उत्तर पश्चिमी भारत तक, इधर अफगानिस्तान के सीमा से पहले जो आज आधुनिक पाकिस्तान है वहां तक, और इधर करीब करीब आसाम तक जाते जाते समाप्त हो जाती थी। तो क्या ये जो भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक संरचना की सीमाओं का जो एक स्वरूप बना, वह भूगोल पर निर्धारित है या नहीं, यह जरूर चर्चा का विषय है। इसी तरह से कई सवाल और उठते हैं।
आखिरकार 16 महाजनपदों में मगध ही क्यों साम्राज्य के स्तर तक पहुंच सका? क्या इसके पीछे भी कोई भौगोलिक कारक हो सकते हैं? भारत में भी ग्रीस की तरह दास प्रथा विकसित ना हो सकी, क्या इसके पीछे भी भौगोलिक कारक हो सकते हैं? तो इस तरह से कई ऐसे सवाल हैं जो इतिहास और भूगोल के परस्पर संबंधों के बारे में उठते हैं। इसीलिए हम लोग इससे जुड़े हुए कई सवालों की चर्चा करेंगे। एक सवाल यह भी उठता है कि पहली सभ्यता सिंधु घाटी में पैदा हुई। गंगा घाटी में उन दिनों शहरीकरण नहीं था। गंगा घाटी का शहरीकरण और बड़े पैमाने के नगरीय सभ्यता का विकास बाद में हुआ। क्या यह भी किसी भौगोलिक कारक से प्रभावित था? क्या कुषाणों का यहां भारत में आना अपने आप में एक प्रकार के भौगोलिक कारकों से प्रेरित था? इसी तरह चक्रवर्ती सम्राट की अवधारणा जो भारत में विकसित हुई, उसमें भी क्या इन कारकों का मूल देखा जा सकता है? इन सवालों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम एक और क्षेत्र से संबंधित अवधारणा पर चर्चा करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रवाद की दृष्टि से, ऐतिहासिक भूगोल की दृष्टि से भारतीय भूभाग के 3 भाग माने गए हैं। पहले को कहते हैं एरिया ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे को कहते हैं एरिया ऑफ आइसोलेशन और तीसरे को कहते हैं एरिया ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन, यानी आकर्षण क्षेत्र, पृथक क्षेत्र, सापेक्षिक पृथक क्षेत्र। जो आकर्षण क्षेत्र यानी एरिया ऑफ अट्रैक्शन है, वो नदी घाटियों को मूल रूप से माना जाता है। गंगा, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि नदियों की जो द्रोणियां हैं, गंगा यमुना के मैदान हैं, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा नदियों का किनारा है, इन इलाकों के आसपास अनंत काल से लोगों का आकर्षित होना देखा गया है, क्योंकि इन इलाकों में उत्पादन ज्यादा होता था और कई उसके और कारण हो सकते हैं। यहां पर साम्राज्यों का जो विस्तार है वो ज्यादा आराम से हो सकता था, कर ज्यादा वो वसूला जा सकता था, उगाहा जा सकता था। इसीलिए नदी घाटियों को मूल रूप से ऐतिहासिक भूगोल की दृष्टि से आकर्षण क्षेत्र माना गया है, एरिया ऑफ अट्रैक्शन माना गया है। और इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक गतिविधियां बहुत लंबे समय तक नदी घाटियों में संकेंद्रित रही हैं। दूसरे कुछ क्षेत्र हैं जिनको पृथक क्षेत्र कहा जाता है, एरिया ऑफ आइसोलेशन कहा जाता है। इनमें ज्यादातर ऐसे इलाके आते हैं जो कि वन क्षेत्र हैं। आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा के वन क्षेत्र, पश्चिमी घाट के वर्षावन के ढलान, इन इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां कम दिखती हैं। ये साम्राज्यों के केंद्र करीब करीब नहीं रहे। साम्राज्यों के केंद्र वहां बनते हैं जहां की व्यापार और कृषि का बृहत्तर विस्तार हो गया हो। इसीलिए ऐसे इलाकों को एरिया ऑफ आइसोलेशन कहते हैं। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के जो वन क्षेत्र हैं उनको हम एरिया ऑफ आइसोलेशन के अंदर लेते हैं। इसी तरह पश्चिमी घाट के जो वन क्षेत्र हैं उनको भी इसके अंदर लिया जाता है। और कुछ इलाके ऐसे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिनको कि सापेक्षिक पृथक क्षेत्र, एरिया ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन माना जाता है, जैसे पूर्वी बंगाल का हिस्सा, जैसे सिंध का हिस्सा, राजस्थान और खास तौर से थार रेगिस्तान का हिस्सा। इन इलाकों में राजनीतिक गतिविधियां तो सक्रिय रहीं, लेकिन कर प्रणाली बहुत सशक्त ना हो सकती थी। वहां वनों के कारण और थार रेगिस्तान में रेगिस्तानी पृष्ठभूमि के कारण गतिविधियां अपेक्षाकृत कम थी, बिल्कुल शून्य नहीं थी लेकिन कम थी।
अब इन तीनों क्षेत्रों की अलग अलग भूमिका भी रही है। हम जानते हैं कि कई बार भारत में राजा महाराजाओं के बीच में, सम्राटों के बीच में जो संघर्ष होते थे, उनमें भी इन एरिया ऑफ अट्रैक्शन और एरिया ऑफ आइसोलेशन के बीच एक संघर्ष देखा जा सकता है। वन और क्षेत्र के बीच जो संघर्ष था वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है, उसमें प्रतिबिंबित होता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर जो युद्ध थे वो युद्ध नदी घाटियों के ऊपर नियंत्रण के लिए लड़े जाते थे, और कई बार हारे हुए राजा भागकर पृथक क्षेत्रों में या सापेक्षिक पृथक क्षेत्रों में जाकर शरण लेते थे। वहां अपना राज्य फिर से बसाने की कोशिश करते थे, शक्ति संग्रहित करते थे और पुनः वापस आकर्षण क्षेत्र के अंदर आने की, अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते थे। तो पूरा भारतीय इतिहास हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की इन परस्पर संवादों से, प्रतिघातों से बना है। कैसे आकर्षण क्षेत्र और पृथक क्षेत्र के बीच एक राजनीतिक संघर्ष रहा है, यह हमें बताता है कि किस प्रकार साम्राज्य निर्माण होते थे। यदि हम संस्कृति की दृष्टि से देखें तो क्षेत्र और क्षेत्रीय संस्कृतियों के उदय में भी इन भौगोलिक कारकों की भूमिका होती है। हम देखते हैं कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास विशिष्ट भौगोलिक सीमाओं के अंदर होता है। जैसे मालाबार तट पर मलयालम संस्कृति, कन्नड़ और धारवाड़ के पठार पर कन्नड़ संस्कृति, प्रायद्वीपीय नदी घाटी में, दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय नदी घाटी में तमिल संस्कृति। इस प्रकार से एक खास क्षेत्र में एक खास भाषाई और सांस्कृतिक इकाइयों का जन्म होता है। इतना ही नहीं, दो सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच में भी कभी कभी वैसा ही वीरान और विहड़ जगह होते हैं, आटविक क्षेत्र होते हैं, जैसा कि राजनीतिक क्षेत्रों के बीच देखा जाता है। जैसे दो बड़े राज्यों के बीच में आटविक राज्य होते थे, या दो बड़े राज्यों के बीच में एक नो मैन्स लैंड जिसमें किसी की भूमि नहीं है, वीरान और विहड़ प्रदेश होते थे, उसी तरह दो संस्कृतियों के बीच में भी वीरान और विहड़ प्रदेश देखे जा सकते हैं। संस्कृतियों के अंदर भी कोर, पेरिफेरी और मार्जिन, यानी अंतस्थल, बाह्यस्थल और सीमांत स्थल का स्वरूप देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब राज्य बनते हैं तो राज्य की एक राजधानी होती है, उस राजधानी के अगल बगल का इलाका जो होता है वो राजधानी से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, और फिर सीमा पर ऐसे इलाके होते हैं जहां की राजनीतिक व्यवस्था बहुत कमजोर होती है। इसी को हम लोग कहते हैं कोर यानी अंतस्थल, पेरिफेरी यानी बाह्य स्थल, और मार्जिन यानी सीमांत स्थल। तो कोर, पेरिफेरी और मार्जिन, अंतस्थल, बाह्यस्थल और सीमांत स्थल का यह जो मॉडल हमको दिखाई देता है राजनीति के क्षेत्र में, वही मॉडल हमें संस्कृति के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। और इस प्रकार भूगोल भी एक प्रकार से संस्कृति को शेप करने में एक भूमिका निभाता है। एक खास किस्म की तमिल संस्कृति जैसे उदाहरण लें तो उसका एक अंतःस्थल बनता है, फिर उसके अगल बगल के क्षेत्र बनते हैं, और फिर कमजोर तमिल संस्कृति वाले सीमांत स्थल मिलते हैं, और यह लगातार नई संस्कृतियों के जन्म की भी कहानी बनाता है। सांस्कृतिक क्षेत्रों की मिट्टी, आबो हवा, जल संसाधन, फसल का चरित्र आदि भी भूगोल या पर्यावरण संबंधी कारकों से तय होता है। तो प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र के अपने अपने प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और उसी के आधार पर उनका शिल्प, उद्योग और व्यापार विकसित होता है। उसी के आधार पर उनकी जीवनचर्या विकसित होती है। इस प्रकार भूगोल अर्थव्यवस्था के स्वरूप को भी निर्धारित करता है। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल ही क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण करता है। एक प्रकार से आप जो भारत के विभिन्न भाषाई राज्य हैं, उनकी यदि आप उनके विकास क्रम को यदि देखें, और इस संबंध में खासकर के एम पनिक्कर ने बहुत
अच्छा काम किया है। उनकी पुस्तकों को यदि आप देखें तो आपको उसमें एक दिखाई देगा, के एम पनिक्कर, PANNIKAR, के एम पनिक्कर। के एम पनिक्कर की किताब है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि बंबई से 1955 में छपी थी। अच्छी किताब है ये, यदि आप इसको पढ़ना चाहें तो। इसमें भारतीय इतिहास में भौगोलिक कारकों की क्या भूमिका रही है, इसकी चर्चा आपको मिलेगी। के एम पनिक्कर, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन हिस्ट्री। किताबों की चर्चा हुई तो मैं एक और बात बताना चाहूंगा यहां, कि मैं इन व्याख्यानों में किसी टेक्स्ट बुक को रेफर नहीं कर रहा हूं, रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप यही टेक्स्ट बुक पढ़िए, क्योंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपने विजडम के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से अलग अलग पुस्तकों को अपना पाठ्य पुस्तक बनाया है। तो यहां हम किसी खास पुस्तक को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। वैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में आजकल उपेंद्र सिंह की जो पुस्तक है एंशिएंट इंडिया, उसके ऊपर आजकल ज्यादा बल दिखाई देता है। उस पुस्तक की खूबी एक ये भी है कि इसमें बहुत सारे प्लेट्स, कलर्ड प्लेट्स और फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, जिससे कि पढ़ने में विद्यार्थियों की रुचि जगती है। लेकिन आप अपने हिसाब से पुस्तकों का चयन कर सकते हैं। मैं यहां आपको कुछ रेफरेंस बुक्स, जो स्पेशलाइज्ड रिसर्च बुक्स होते हैं, पुस्तकें होती हैं, उनकी मैं जानकारी आपको देता रहूंगा। और यह भी कहूंगा कि चाहे आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, लेकिन कोशिश करें कि इन पुस्तकों का कम से कम इंट्रोडक्शन, उसका जो ये भूमिका है, उसका कंक्लूजन, उसके चैप्टर प्लान्स, इन चीजों को कम से कम जरूर देखें। इससे आपको काफी मदद मिलेगी और आप कोशिश करते रहेंगे तो आपकी अंग्रेजी भी बढ़िया होती रहेगी। कल हमने जिस विषय को लिया था, भारत के, भारतीय उपमहाद्वीप के जियोलॉजिकल फीचर्स और जो भौगोलिक विशिष्टताएं हैं, उससे संबंधित यदि आप किताब पढ़ना चाहें, एक और पुरानी किताब है लेकिन अभी भी उसको बहुत महत्व दिया जाता है, O.H.K. स्पेट की लिखी हुई O.H.K. SPATE, स्पेट एंड लियरमॉन्थ की किताब है। इंडिया एंड पाकिस्तान, अ जनरल रीजनल ज्योग्राफी, जो लंदन से छपी है 1954 में। इंडिया एंड पाकिस्तान, अ जनरल रीजनल ज्योग्राफी, लंदन 1954। O.H.K. स्पेट, SPAT। मैं एक बात और आपसे यहां साझा करना चाहूंगा कि इंटरनेट आर्काइव एक साइट है जो बहुत सारे पुस्तकों को संग्रहित करके रखता है, और आप उसके ऊपर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप इन पुस्तकों में, और कई सारे ऐसे पुस्तक हैं जिनको कि आप डाउनलोड करके थोड़ा बहुत कम से कम जरूर पढ़ सकते हैं। देखिए, किताबों के बारे में एक ये धारणा नहीं रखनी चाहिए कि कोई किताब उठाया है तो उसे पूरा का पूरा पढ़ करके ही छोड़ना होगा। आप यदि किताबों को उठाते हैं, उनका जो उनका विषय सूची है उसको भी एक बार देखते हैं किन लेखकों ने लिखा है, और थोड़ा बहुत भी यदि आप उसको पढ़ते हैं, फ्लिप थ्रू जिसको कहते हैं, फ्लिप थ्रू भी करते हैं, तो उससे आपको कुछ न कुछ बिंदु मिलते हैं। तो जब भी आप किताब हाथ में लें तो सबसे पहला काम करें कि उसका जो लेफ्ट हैंड साइड में एक पेज होता है जिसके ऊपर उसका डिटेल्स होता है कि ये किताब किसने छापा, कब छापा, क्या इसके कितने संस्करण हुए हैं, ये कितनी पुरानी है, पुरानी एक बार छपने के बाद कितनी बार इसका पुनः संस्करण हुआ है या पुनर्मुद्रण हुआ है। इस जानकारी को जरूर देखें। उससे पता चलता है कि उस पुस्तक का इतिहास क्या है, उसकी यदि किसी पुस्तक का बहुत बार पुनर्मुद्रण हुआ है, इसका मतलब है कि वो पुस्तक बहुत मांग में है और उस पुस्तक को बहुत सारे लोगों ने सराहा है। वो एक महत्व की बात होती है। इसी तरह किसी पुस्तक को उठाया तो थोड़ा सा उसका
आगे पीछे देख करके थोड़ा इंट्रोडक्शन में से कुछ पॉइंट्स यदि पढ़ करके आपने निकाल लिया, जितना समझ में आए वो आपको बहुत मदद करेगा। तो मैं आपको इस विषय से संबंधित 2-3 पुस्तकों के बारे में बताना चाहूंगा। एक तो मैंने बताया OH के स्पेट, इंडिया एंड पाकिस्तान जनरल रीजनल ज्योग्राफी, फिर KM पनिक्कर की किताब ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री 1955 बॉम्बे, और एक बी सुब्बा राव की किताब है द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, बड़ौदा से छपी थी 1958 में। ये रीजन्स और रीजनलिज्म पर बहुत अच्छा विवरण देता है, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं। मैं आपसे अब थोड़ी सी चर्चा संचार मार्गों के बारे में करना चाहूंगा। भूगोल और संचार मार्ग। भूगोल और संचार मार्ग। पहले हम बाह्य संचार मार्गों की चर्चा करेंगे। भारत वैसे तो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और ऊपर का जो उत्तर भारत का हिस्सा है वह पूरा का पूरा हिमालय से सुरक्षित है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि इस भूभाग में बाहर से लोगों का आना बंद हो गया। अंग्रेज पहली बार समुद्र के रास्ते आए। अंग्रेज और पुर्तगीज, स्पेनिश लोग जो यूरोप से आधुनिक काल में, पूर्व आधुनिक काल में, अर्ली मॉडर्न टाइम्स में जब उनका आना शुरू हुआ, या लेट मिडिवल पीरियड कहिए उसे, औरंगजेब से के समय में, उससे थोड़ा सा और पहले धीरे धीरे ये लोग आने शुरू हुए। तो उसके पहले समुद्र के रास्ते भारत कोई नहीं आता था। समुद्र से व्यापार होता था लेकिन कभी कोई आक्रमण नहीं हुआ, इस तरफ से सुरक्षित था। लेकिन इसके बावजूद हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग में हिंदुकुश की पहाड़ियों में बहुत सारे दर्रे थे। 52 दर्रों का नाम कम से कम आता है, जिसमें खास तौर से खैबर दर्रा, बोलान दर्रा और भूला दर्रा काफी महत्वपूर्ण माना गया है। और ये जो दर्रे थे वो संचार मार्ग के रूप में काम करते थे, यानी पहाड़ों के बीच में वो दरार, वो जगह जिससे कि गुजरा जा सके, और उससे भारत से निकलकर पहले अफगानिस्तान और फिर पश्चिम एशिया तक पहुंचा जा सकता था। तो ये जो बाहरी संचार मार्ग था, इसमें ईरान और बलूचिस्तान के बीच एक बड़ा मार्ग था जो कि मकरान तट से होते हुए केज घाटी के माध्यम से जाता था। बलूचिस्तान से मकरान और केज घाटी और तब ईरान। इसी तरह अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के बीच भी क्वेटा के माध्यम से एक रास्ता था, क्वेटा, हेलमंड घाटी और फिर तब अफगानिस्तान। ऐसे ही मध्य एशिया के साथ भारत का संपर्क कश्मीर के माध्यम से था। कश्मीर के माध्यम से यह संपर्क गिलगिट और स्टुंजा नदी के किनारे किनारे यात्रा मार्ग से होता था। तो भारत कभी मध्य एशिया से कटा नहीं रहा। उस मायने में मध्य एशिया से साथ संपर्क का एक रास्ता लद्दाख के माध्यम से भी था। मध्य एशिया के साथ एक रास्ता लाहौल स्पीति के माध्यम से भी था। तो मध्य एशिया के साथ लाहौल स्पीति, लद्दाख और गिलगिट लाहौल स्पीति, लद्दाख और कश्मीर, इन 3 रास्तों के माध्यम से मध्य एशिया के साथ संपर्क होता था। वैसे तो उत्तर पूर्व में भारत का चीन के साथ कभी बहुत घनिष्ठ संबंध आन जान नहीं रहा, लेकिन फिर भी चीन और आसाम के बीच अरकान के माध्यम से बर्मा के माध्यम से थोड़ा बहुत संबंध रहता था। चीन के साथ भारत का संबंध मूल रूप से मध्य एशिया के मार्फत, मध्य एशिया की तरफ से स्थल मार्ग से होता था या फिर समुद्री मार्ग से होता था, जो चीन से चलकर पहले
सिलोन पहुंचते थे, जो आजकल आधुनिक श्रीलंका कहा जाता है, और फिर वहां से भारत में प्रवेश करते थे। एक तो ये मार्ग था, और दूसरा मार्ग था जो कि जिस मार्ग से ज्यादातर बौद्ध यात्री आए, वह एक प्रकार से स्थल मार्ग था जो कि मध्य एशिया होते हुए आता था। भारत का बाहरी दुनिया के साथ संबंध एक नए स्तर पर प्रथम सदी ईस्वी में पहुंचा, जिसको कि सामान्य संवत कह सकते हैं। प्रथम सदी में पहुंचा, जबकि मानसूनी हवाओं के बारे में यूरोप को पता चला। यूरोप, ग्रीक जो नागरिक थे, उन्होंने मध्य एशिया, उन्होंने भारत के साथ व्यापार के लिए एक प्रकार से मानसूनी हवाओं के खोज को सहारा बनाया। मानसून ऐसी हवाएं होती हैं जो एक खास मौसम में पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, और फिर जब दूसरे मौसम में पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ती है। तो जब मार्च अप्रैल के महीने में हवाएं पश्चिम से पूर्व को आती हैं, और सितंबर अक्टूबर के बाद ये फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं, तो उन हवाओं का सहारा लेकर समुद्री जहाज भारत आने लगे, जिससे कि बहुत सारा व्यापार बढ़ा। तो यूरोप के साथ समुद्री मार्ग से संबंध, व्यापारिक संबंध, आक्रमणवादी संबंध नहीं, व्यापारिक संबंध प्रथम सदी के बाद से काफी घनिष्ठ हो गया। हालांकि हमारे पास इस बात के काफी सारे तथ्य मौजूद हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही भारत का समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। शायद उससे पहले भी रहा हो, लेकिन जो प्रमाण की जहां तक बात है, तो उसके प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के समय से हमें साफ तौर पे मिलने लगते हैं। संभव है कि उससे पहले भी भारत में लोग समुद्री मार्ग से आते जाते रहे हो। जो आंतरिक संचार मार्ग है, उसमें एक बड़ा जो नाम है, उसको उत्तरापथ के नाम से जानते हैं। उत्तरापथ पेशावर पाकिस्तान में शुरू होकर बंगाल में तामलुक या ताम्रलिप्ति, जिसको प्राचीन काल में कहते थे, वहां तक जाता था, और एक प्रकार से पूरे उत्तर भारत को अपने में समेटता था। पूरा उत्तर भारत इस राजमार्ग या संचार मार्ग के किनारे किनारे देखा जा सकता है। तो उत्तरापथ एक सबसे महत्वपूर्ण पथ था, उत्तरापथ, जो कि पेशावर से शुरू होकर ताम्रलिप्ति के तक जाता था। वैसे दक्षिणापथ भी एक शब्द उपयोग होता है, लेकिन दक्षिणापथ रीजन के सेंस में उपयोग होता है। कोई ऐसी एक सड़क नहीं है जो पूरे दक्षिण भारत को समेट सके। लेकिन आजकल जिसको कि शेरशाह सूरी राजमार्ग कहा जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 2, वह मूल रूप से उसी के इर्द गिर्द उत्तरापथ हुआ करता था। और इसीलिए जब आप शेरशाह सूरी राजमार्ग से या नेशनल हाईवे नंबर 2 से जब सफर करते हैं, तो एक रोमांच होता है कि यही वो पथ है जो भारत में सबसे पहले विकसित हुआ था, और पेशावर से लेकर बंगाल तक, पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक पूरा गंगा घाटी को काटता हुआ पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर के बंगाल तक जाता था। इसी तरह एक मार्ग सिंध को पंजाब से और फिर गंगा घाटी से जोड़ता था। एक और मार्ग था जो कि दिल्ली से मथुरा, आगरा होते हुए पश्चिमी भारत तक जाता था। यही सड़क आजकल मथुरा रोड कहलाती है, और वो नेशनल हाईवे नंबर 1 का पार्ट बना है। दिल्ली, मथुरा और आगरा होते हुए पश्चिमी भारत, यानी आज के महाराष्ट्र तक जाने का एक मार्ग था। मालवा के पठारों में एक और मार्ग निकलता था, जो दक्कन होते हुए उड़ीसा तक एक शाखा चली जाती थी, और दूसरी शाखा दक्षिण भारत की तरफ चली जाती थी। इसी तरह कोयंबटूर घाट से निकलकर एक रास्ता पूर्वी तट से पश्चिमी तट की ओर पाल घाट तक दिखाई देता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्गों का जो विकास है, वह संचार मार्गों का विकास भी भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हुआ। जैसे पश्चिम से
पूर्व की तरफ आने के जो मार्ग थे वो सबसे पहले नदियों के किनारे किनारे विकसित हुए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि नदियों के किनारे जंगल कुछ विरल हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और वहां से जल प्राप्त करना आसान होता है। तो जो कोई भी पश्चिमी भारत से पूर्व की तरफ यात्रा करेगा वो कोशिश करता था कि नदी के किनारे किनारे चले, जिससे कि वहां उसको पानी भी मिल सके और जंगल हल्का हो। और जब नदियों में नाव का विकास, चलने का विकास हो गया तो नदी ही राजमार्ग बन गए। और इसीलिए सड़कों के विकास से पहले नदियों को ही सड़क के रूप में उपयोग किया जाता था और नदियों के माध्यम से ही अनाज और दूसरी चीजों को ढोया जाता था, सेनाएं जाती थीं और नदियों का इसलिए बड़ा महत्व था। हम यदि अब कुछ ऐसे उदाहरणों की चर्चा करें जिसमें कि भूगोल का भारतीय इतिहास पर प्रभाव पड़ा हो, तो उसमें भी इस कारक को देखा जा सकता है। जैसे मगध के उदय में भी नदियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। मगध के इलाके में गंगा, गंडक, सोन आदि बड़ी बड़ी नदियां थीं और उन नदियों के माध्यम से सैनिकों का और सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता था। इतना ही नहीं, गंगा के जो उपजाऊ मैदान में अभूतपूर्व अधिशेष उत्पन्न होता था, सरप्लस संपत्ति आप कह सकते हैं, जो अन्न उपजता था वो सोना था। इतनी बड़ी मात्रा में अन्न का उत्पादन होता था, वस्तुओं का उत्पादन, कृषि वस्तुओं का उत्पादन होता था कि वह एक बड़े साम्राज्य के विकास को आधार प्रदान कर सकता था। लेकिन मगध के साथ एक और खास बात है कि मगध के ठीक दक्षिण में, दक्षिणी बिहार के इलाकों में, जो आजकल झारखंड का इलाका है, वहां से बड़ी मात्रा में लोहा, लकड़ी, हाथी इत्यादि भी प्राप्त हो सकते थे। तो मगध एक ऐसा राज्य बन गया जिसके पास न केवल मैदानी उत्पादन का बहुत बड़ा एक लाभ था जिसे, बल्कि दक्षिण के इलाके से वन क्षेत्र का भी लाभ मिला। तो उसे वन और क्षेत्र दोनों का लाभ मिला और इसलिए मगध की शक्ति का स्रोत उसके भूगोल में माना जाता है। आगे फिर हम चर्चा करेंगे इसकी, जब हम मगध साम्राज्य के उदय की चर्चा करेंगे तो इसके ऊपर विस्तार से बातचीत होगी। इसी प्रकार व्यापार के विकास में भी भौगोलिक कारकों की भूमिका होती है। खास तौर से बाह्य व्यापार कच्चा माल के कारण पैदा होता है। कई बार कच्चा माल यदि कहीं बहुत ज्यादा विकसित संस्कृति ना भी हो तो भी वहां से रॉ मटेरियल्स या कच्चा माल प्राप्त करने के लिए बहुत साहसी लोग दूर दूर की यात्रा करते थे। जैसे सिंधु से लेकर सुवर्ण द्वीप तक की यात्रा होती थी। सुवर्ण द्वीप जिसे आजकल अब इंडोनेशिया, मलेशिया का जो द्वीप समूह है, इंडोनेशिया के द्वीप समूह तक लोग यात्रा करते थे और ऐसा माना जाता था कि वहां पर बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त हो सकता है, इसलिए इसे स्वर्ण द्वीप कहते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास पर कई प्रकार से भौगोलिक कारकों का एक असर दिखाई देता है। हम भारत के दर्शन और साहित्य के व्यापक विकास में भी भौगोलिक कारकों की भूमिका को देख सकते हैं। यहां के लोगों के जीवन, रहन सहन और उसमें एक जो समृद्धि है, निश्चिंतता है, उस निश्चिंतता ने निश्चित रूप से दर्शन और साहित्य की तरफ एक बड़े तबके का मन आकर्षित किया और इसीलिए भारत अद्वितीय साहित्यिक सृजन का केंद्र बना। तो इसके पीछे कहीं न कहीं हमारे जो समृद्धि रही है उसका भी एक योगदान है जो कि भौगोलिक कारकों से निर्देशित हो सकती है। आइए हम थोड़ी सी चर्चा अब उन अवधारणाओं की करें जो कि प्राचीन भारत में भूगोल से संबंधित रही है।
भूगोल की प्राचीन भारतीय अवधारणा के बारे में सबसे पहली बात मुझे यह कहनी है कि कुछ लोग यह मत रखते हैं कि प्राचीन भारत के लोगों को भूगोल का कोई ज्ञान नहीं था। खास तौर से जब यूरोपीय लोग यहां आए तो उन्होंने यहां का नक्शा खोजा और उनको यहां नक्शा नहीं मिला। नक्शा यहां बनाने का चलन उस प्रकार से नहीं था। उनको बड़ा आश्चर्य लगा और उन्होंने आश्चर्य के साथ इस बात को लिखा कि ऐसी सभ्यता है, ऐसी संस्कृति है, ऐसा राज्य है जो बिना कार्टोग्राफी के, जो बिना नक्शा नवीसी के चलता है, जहां नक्शा बनाने की कोई परंपरा नहीं है, मानचित्र बनाने की कोई परंपरा नहीं है। पर यह कहना बहुत ही गलत है और इस बात को पूरी जोर डालकर कहना चाहिए कि यूनानी और अरब आक्रमण के बाद ही यहां भूगोल की अवधारणा विकसित हुई, यह बिल्कुल गलत बात है। भूगोल की कई विशेष शाखाएं जैसे साहित्यिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, धर्म का भूगोल, तीर्थ यात्रा का भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और भौगोलिक चिंतन के कई तत्व आदिकाल से प्राचीन भारतीय ग्रंथों में पाए जा सकते हैं। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन, विविध ललित साहित्य आदि सभी में प्राचीन भारतीय भूगोल की अवधारणाओं के प्रचुर चिन्ह मिलते हैं। भारतीय मनीषियों ने ब्रह्मांड और पृथ्वी के धरातल के विषय में गंभीर चिंतन किया था, जो द्वीपों और महाद्वीपों और महादेशों की अवधारणा में दिखाई देता है। भारत को ही स्वयं जम्बू द्वीप कहा गया है। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि भारतीयों को भूगोल की कोई जानकारी नहीं थी। भूगोल शब्द पहली बार आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में ही दिखाई देता है। सूर्य सिद्धांत में इसका उपयोग किया गया है। पुराणों में भूगोल को पृथ्वी विज्ञान का रूप माना गया है, ठीक उसी तरह जैसे खगोल यानी अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा की गई है। और इतना ही नहीं, पुराणों में भूगोल, खगोल और ज्योतिष शास्त्र के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा दिखाई देती है। कई ऐसी अवधारणाएं हैं जैसे ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ग्रहण, इक्लिप्स, अक्षांश, लैटिट्यूड, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, 10 दिशाएं, 10 डायरेक्शंस, स्थानीय समय की गणना जिसको लोकल टाइम कहते हैं, पृथ्वी की संरचना और भूकंप की अवधारणा, ऋतु चक्र, सीजन्स आदि भारतीय चिंतन के सदैव से अंग रहे हैं। इसलिए यह कहना बहुत ही गलत है कि प्राचीन भारतीयों को भूगोल संबंधी अवधारणाओं की कोई जानकारी नहीं थी। इतना ही नहीं, मौसम विज्ञान के कई तत्व जैसे तापमान, वायु, मेघ, वर्षा, आंधी, बिजली, ओला, पाला, ओस, हिमपात, तुषारपात आदि की व्यापक चर्चा है। यहां तक कि मौसम की भविष्यवाणी की भी चर्चा है। इसके ऊपर विस्तृत चिंतन उपलब्ध है, कब क्या हो सकता है। और यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता का इतिहास इतना पुराना है जिसको कि बिना भूगोल के व्यवस्थित जानकारी इकट्ठा किए नहीं चलाया जा सकता था। युद्ध के लिए, व्यापार के लिए, यातायात और सिंचाई के लिए, कृषि के लिए विभिन्न क्षेत्रों की भूगोल संबंधी अवधारणाओं का बृहद प्रयोग अवश्य संभावित था, होना ही था। क्या कोई युद्ध बिना, उस समय का युद्ध जो कि खेतों में, वनों में लड़ा जाता था, बिना मौसम की फैक्टर को कैलकुलेट किए, बिना उनको एक प्रकार से उनको समझे लड़ा जा सकता था क्या? कभी भी बरसात में होने वाला युद्ध वैसा नहीं होगा जैसे कि गर्मी में होने वाला युद्ध या जाड़े में होने वाला युद्ध।
तो हर एक समय उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस समय का क्या मौसम होगा। इसी तरह व्यापार के लिए भी जो मौसम है उसका बहुत महत्वपूर्ण असर पड़ता है। तो इस प्रकार यह कहना बहुत गलत है कि भारतीयों का, प्राचीन भारतीयों में भूगोल की कोई अवधारणा नहीं थी। और हम इसके प्रचुर प्रमाण पाते हैं कि कई महत्वपूर्ण भौगोलिक अवधारणाएं और पर्यावरण संबंधी अवधारणाएं प्राचीन भारत में मौजूद थी। हम लोग चर्चा करेंगे आगे संगम साहित्य के बारे में, जिसमें कि विभिन्न पर्यावरण क्षेत्रों की चर्चा की गई है। जब हम संगम साहित्य की चर्चा करेंगे तो वहां पर हम आपको ऐसे क्षेत्रों के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे वन क्षेत्र और नदी के किनारे का क्षेत्र और जो अलग अलग क्षेत्र है उसमें अलग अलग तरह के मोड ऑफ प्रोडक्शंस मौजूद थे या अलग अलग तरह की उत्पादन पद्धतियां मौजूद थी। इसका ज्ञान भी उन लोगों को था। ये बात बिल्कुल गलत है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में भूगोल और भौगोलिक कारक एक अंग नहीं थे। यह आज का हमारा विषय था। इसके बारे में कुछ चर्चा, कुछ बिंदु हमने बताए और कुछ किताबों की चर्चा की। बीच बीच में ऐसे किताबों की चर्चा आती रहेगी। अगली बार हम लोग भारतीय इतिहास लेखन के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास लेखन के स्रोत, अभिलेखीय सूत्र, पुरातात्विक स्रोत और ग्रंथ, हमारे जो साहित्यिक स्रोत हैं उनकी क्या विशिष्टताएं हैं, उनसे किस प्रकार की सूचनाएं निकाली जा सकती हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।